हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 के बायोलॉजी में सेकेंड चैप्टर जो दिए गए हैं रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताऊंगा। ये जो श्वसन चैप्टर है इसके पिछले क्लास में बता चुके हैं श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार कितने हैं और मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है। यदि आप इनके बारे में नहीं जानते हैं या पिछले क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हैं तो प्ले लिस्ट से उनका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे। तो आज जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स श्वसन के बारे में। तो श्वसन जैसा कि पहले ही जान चुके हैं श्वसन क्या है और श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, सबसे पहले उस बात को जानते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट लिखा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हल करने में सहायक हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण क्यों है ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है श्वसन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और दूसरी बात जानते हैं श्वसन में क्या होता है, तो ग्लूकोज का खंडन होता है। ग्लूकोज के खंडन, ग्लूकोज के कोशिका द्रव्य में खंडन के फलस्वरूप पायरुवेट तथा एटीपी का तात्पर्य है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से, तथा एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य में ध्यान रखेंगे कि कोशिका द्रव्य में जो खंडन होता है तो होता है पायरुवेट तथा एटीपी का निर्माण। तीसरी बात को जान लेते हैं कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। अब ग्लूकोज का जो खंडन होता है और कोशिका द्रव्य में जिसके फलस्वरूप एटीपी और पायरुवेट का निर्माण होता है, कोशिका द्रव्य में खंडन जो होता है यह अवायवीय श्वसन कहते हैं इसे। श्वसन के दो प्रकार है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन क्रिया कोशिका द्रव्य में पूरी होती है। कोशिका द्रव्य में पूरी होती है। ठीक है, और इसके फलस्वरूप क्या बनता है, तो एथेनॉल भी बनता है, लैक्टिक अम्ल भी बनता है, CO2 तो निर्मित होता ही है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। ग्लूकोज क्या है, तो पहले जान लेते हैं ग्लूकोज को क्या कहते हैं। ग्लूकोज जिसका सूत्र है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, क्योंकि कोशिका में
ऊर्जा का निर्माण ऊर्जा के रूप में इसी का प्रयोग करते हैं, इसी से एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायवीय श्वसन क्रिया जो होती है वो कहां पूरी होती है? तो वायवीय श्वसन ये तो कोशिका द्रव में पूरी हुई थी, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको ऊर्जागिरी और पावर हाउस भी कहते हैं। अर्थात ऊर्जागिरी में पूरी होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है पायरुवेट के खंडन की क्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, किण्वन क्रिया। किण्वन क्रिया द्वारा पायरुवेट, या ऐसा कह सकते हैं शर्करा भी होता है, उससे भी निर्माण होता है। पायरुवेट से इथेनॉल, जिसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, किण्वन क्रिया द्वारा पायरुवेट से इथेनॉल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में, अभाव का तात्पर्य है सीमित मात्रा, अपर्याप्त मात्रा, सीमित मात्रा में पायरुवेट के खंडन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जो दही में पाया जाता है उसे लैक्टिक अम्ल की बात कर रहे हैं। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और ये कार्य जो होते हैं मांसपेशियों में प्राय होते हैं। इसी लैक्टिक अम्ल के निर्माण होने के कारण मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, नंबर 9। एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। अमीबा, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा, विसरण क्रिया जो होती है
उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। विसरण द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन कार्य में विसरण क्रिया सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, नंबर 10। अब जानते हैं जो कीट होते हैं उसमें श्वसन कार्य कैसे होता है। कीट जैसे कॉकरोच का उदाहरण लेते हैं, जिसको तिलचट्टा कहते हैं। टिड्डा का उदाहरण ले सकते हैं, धान के खेतों में पाया जाता है प्रायः। ये भी कीट हैं जो फसलों के रस को चूस लेते हैं। ठीक है, तो तिलचट्टा, टिड्डा इत्यादि में श्वास नली अर्थात ट्रेकिया, तो ट्रेकिया द्वारा श्वसन होता है। इस बात को समझ लें अच्छी तरह से, ट्रेकिया से श्वसन कैसे होता है। होता क्या है, ये छोटे कीट जो होते हैं इसमें, इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का संवहन नहीं होता है। इसलिए ऐसे जीव में लाल रक्त नहीं पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच में लाल रक्त नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का संवहन नहीं होता है। इसलिए ट्रेकिया के द्वारा श्वसन कार्य पूरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। अब कुछ मछलियों का उदाहरण लेते हैं, जैसे में मछली, एक झींगा होता है, वो भी जान लें, सीप इत्यादि में गिल्स, जिसको गलफरा कहते हैं, द्वारा श्वसन होता है। अर्थात गैसों का आदान प्रदान में गलफरा, गिल्स सहायक है। तो मछली का श्वसन अंग का नाम हो गया गिल्स। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। मनुष्य तथा बड़े जंतुओं की बात करते हैं, वर्टिब्रेटा वर्ग के उच्च जंतुओं का। मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि में, ये सभी स्थलीय जीव हैं। ठीक है, स्थलीय बड़े जीव जितने भी हैं, फेफड़े, श्वसन अंग है। तो मनुष्य का श्वसन अंग का नाम हो गया फेफड़ा। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, नंबर 13। अब जानते हैं मनुष्य में जो ऑक्सीजन का संवहन होता है वो रक्त के द्वारा होता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है और
ऑक्सीजन का संवहन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, नंबर 14। सांस लेने की क्रिया अर्थात ऑक्सीजन युक्त हवा जो ग्रहण करते हैं फेफड़ा में, उस क्रिया को कहते हैं, सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं और सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। और दोनों के सम्मिलित रूप को जो कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इस तरह हो गई सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को सम्मिलित रूप से छोड़ने की क्रिया को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सरल शब्दों में क्या है, तो प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को नंबर 16 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, नंबर 17। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, जिसके पसलियां के अंदर ही फेफड़े होते हैं, पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, फेफड़े में जो वायुकोश होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के फेफड़े में 3 × 10⁸ कह सकते हैं इसको 30 करोड़ वायुकोश होते हैं। मनुष्य के फेफड़े में वायुकोश, ये जो वायुकोश होते हैं इसमें वायु अर्थात ऑक्सीजन इसी के द्वारा हमारे रक्त में मिलते हैं या अर्थात हृदय में पहुंचते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, नंबर 19। मनुष्य में जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया का आकार कैसा होता है वो जानते हैं। मनुष्य का ट्रेकिया अर्थात जिसे कहते हैं श्वास नली, इसके इमेज को देखे होंगे तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। श्वास नली में अर्धवलयाकार उपस्थित होते हैं।
उपास्थि से बने अपूर्ण वलय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं 20 नंबर। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पायरुवेट के विखंडन के फलस्वरूप जंतुओं में अर्थात मनुष्य में भी होता है ऐसा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नंबर 21, पौधे में जो ऑक्सीजन के ग्रहण की क्रिया होती है वह विसरण द्वारा होता है। पौधे विसरण क्रिया द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। ट्वेंटी टू, पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र अर्थात स्टोमाटा और वात रंध्र द्वारा होता है। रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों में होते हैं, वात रंध्र तने में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं 23, निःश्वसन द्वारा निकलने वाले वायु में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं आप। ट्वेंटी फोर, कोशिका द्वारा
ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। तो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। तो ये हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट जो चैप्टर सेकेंड के हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर, इसके थर्ड चैप्टर को, बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है।